Okay friends, next entry. Rent was rupees 2000 per month and rupees 18,000 paid during the year. अगेन सेम वैसे ही सोचेंगे. ड्यूरिंग द ईयर कैश बेसिस पे बुक्स में एंट्री देना है. ड्यूरिंग द ईयर रेंट पे कितना किया है? सर ड्यूरिंग द ईयर 18,000 पे किया है. रेंट एक्सपेंस है, पे किया है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट करेंगे. पे किया है, कैश विच इज एसेट डिक्रीजेस, क्रेडिट करेंगे. मतलब फॉर दैट रेंट विच इज पेड ड्यूरिंग द ईयर एंट्री पास करेंगे. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. वो रेंट जो ड्यूरिंग द ईयर पे किया है एंट्री पास होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. सर बेनिफिट कितने मंथ्स का डिराइव किया है? पर मंथ 2000, 12 मंथ्स आर देयर इन द ईयर और हमने प्रॉपर्टी प्रेमाइसेस पूरे 12 मंथ्स में यूज किया है. मतलब सर हमने बेनिफिट पूरे 12 मंथ्स का डिराइव कर लिया है. अगर बेनिफिट 12 मंथ्स का डिराइव कर लिया है तो हमारा इस साल का एक्सपेंस 12 मंथ्स का एक्सपेंस है. 2000 पर मंथ तो 12 मंथ्स का 24,000 है. मतलब इस पूरे साल में 24,000 का एक्सपेंस बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है हमको. सर हाउ मच इज रेंट पेड? रेंट पेड इज ओनली 18,000. तो 24,000 में से 18,000 रेंट वी हैव ऑलरेडी पेड. आई वुड से 6,000 का रेंट ऐसा रेंट है जिसका बेनिफिट डिराइव कर लिया है, जो एक्सपेंस इस साल इनकर कर लिया है लेकिन पे नहीं किया है. तो ये 6,000 का रेंट जो पे करना बाकी है, क्योंकि हम थ्रू आउट द ईयर बुक्स कैश बेसिस पे बना रहे थे, अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है. एट द ईयर एंड ये 6,000 का रेंट भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट एंट्री विल बी पास्ड एट ईयर एंड. At year end, rent being our expense डेबिट होगा. आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट होगा. मतलब एंट्री क्या पास होगा? रेंट अकाउंट डेबिट 6,000 टू अनपेड रेंट. आई होप यू आर गेटिंग हम लोग कैसे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं. फ्रेंड्स आपने कई बार एक वर्ड सुना होगा अक्रूड एक्सपेंस और इनकम. कई बार आप लिखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इनकम. तो फॉर एनी एक्सपेंस और इनकम यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. फॉर एनी expense or income, this holds good. For any expense or income, कोई भी expense या income, firstly, benefit derive होता है. Firstly, benefit is derived. मतलब benefit is received और benefit is given. फिर
ड्यू होता है, ड्यू मतलब देन इट बिकम्स ड्यू, ड्यू मतलब पेमेंट डेट आता है, एंड देन इट इज पेड और रिसीव्ड, देन इट इज पेड और रिसीव्ड। तो कोई भी एक्सपेंस या इनकम जिसका बेनिफिट हमें मिल गया है या हमने दे दिया है, बेनिफिट इज डिराइव्ड और पेड, लेकिन पेमेंट नहीं दिया है क्योंकि पेमेंट डेट नहीं आया है, पेमेंट नहीं दिया गया क्योंकि पेमेंट डेट नहीं आया है, हम बोलेंगे बेनिफिट डिराइव हो गया, मतलब वो एक्सपेंस या इनकम अक्रू हो गया। बेनिफिट डिराइव हो गया मतलब वो एक्सपेंस या इनकम अक्रू हो गया, पेमेंट डेट नहीं आया है इसलिए हमने पेमेंट नहीं दिया है, तो वो एक्सपेंस या इनकम बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा एज अक्रूड एक्सपेंस और इनकम, अक्रूड एक्सपेंस और इनकम। अक्रूड एक्सपेंस या इनकम किसको बोलेंगे? दैट एक्सपेंस और इनकम which is not paid or received because it is not due, which is not paid or received because it is not due. Same way, outstanding एक्सपेंस और इनकम, कब वो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या इनकम कहलाएगा? अगर वो एक्सपेंस या इनकम का बेनिफिट मिल गया है या बेनिफिट दे दिया है, मतलब वो एक्सपेंस या इनकम अक्रू हो गया है, पेमेंट डेट भी आ गया है फिर भी पे नहीं किया है, पेमेंट डेट आ गया फिर भी पे नहीं किया है, तो देन दैट विल बी रिकॉर्डेड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इनकम। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इनकम मीन्स एक्सपेंसेस और इनकम्स which are due but not paid or received. Expenses which are not paid or received because they are not due are accrued expense or income. Expenses which are not paid or received even after they are due, they are outstanding expense or income. और ये डिफरेंस समझना जरूरी है। जब आप कोई भी स्टेटमेंट देख रहे हैं, जब आप किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, इफ यू कम अक्रॉस अक्रूड एक्सपेंस और इनकम, आप समझ जाएंगे पेमेंट क्यों नहीं दिया है, क्योंकि पेमेंट डेट नहीं आया था। इफ यू कम अक्रॉस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इनकम, आप समझेंगे पेमेंट नहीं दिया है मतलब कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है, ड्यू हो गया फिर भी पे नहीं किया, या कंपनी का पॉलिसी अच्छा नहीं है, ड्यू हो गया फिर भी पे नहीं किया। सो सी, पीपल मेक जजमेंट्स आउट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट that you present your financial statements very correctly. Accrued expense या इनकम क्या शो करेगा? वो एक्सपेंस या इनकम बाकी क्यों है? क्योंकि डेट नहीं आया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इनकम क्या शो करेगा? उसका डेट आ गया फिर भी पे नहीं किया, इसलिए हमें बैलेंस शीट में दिख रहा है। समझ में आया? तो जुडिशियसली यूज दीज वर्ड्स, प्रॉपरली यूज दीज वर्ड्स। देखना है क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग अक्रूड है कि आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट बाकी क्यों है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपको वर्ड यूज करना है। ओके, समटाइम्स expenses are paid but not by giving cash but by giving certain assets. Say for example, goods of rupees 3000 were given as samples.
goods of rupees 3000 were given as samples. Why do you give your goods as samples? अपना goods samples की तरह क्यों देते हो? To advertise your goods, ताकि आपके customers तक आपका quality जा सके, ताकि आपके customers वो samples को देख के decide कर सकें whether they want to purchase those goods or not. वो ये goods खरीदना चाहते हैं कि नहीं चाहते. तो अगर आपने goods, cash नहीं, goods as samples दिया है, मतलब आपने अपने बिजनेस के लिए एडवर्टीजमेंट किया है. क्या किया है? एडवर्टीजमेंट किया है. तो एडवर्टीजमेंट क्या हुआ आपके लिए? इट इज योर एक्सपेंस सर. एडवर्टीजमेंट किया है मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट. गुड्स गया, कैश नहीं गया, गुड्स गया. गुड्स जो आपने खरीदा था वो एज एडवर्टीजमेंट, फॉर एडवर्टीजमेंट आपके पास से गया है. गुड्स जो आपने खरीदा था ओरिजिनली बेचने के लिए खरीदा था. जो गुड्स आपने खरीदा था, जिस प्राइस में खरीदा था उसी प्राइस में बेचते हैं क्या? नहीं सर, हम तो थोड़ा प्रॉफिट ऐड करके बेचते हैं. अगर हमने गुड्स प्रॉफिट ऐड करके आगे बेचा है, अगर गुड्स प्रॉफिट ऐड की हुई अमाउंट पे बिजनेस में से गया है, इट विल बी रिकॉर्डेड एज सेल्स. लेकिन अगर आपका गुड्स आपकी कॉस्ट पे बिजनेस में से गया है, फॉर एडवर्टीजमेंट गया है, तो हम बोलेंगे हमारा जो परचेज का एक्सपेंस था वो कम हो गया है. इट इज सिंपली रिड्यूसिंग आवर एक्सपेंस ऑफ परचेज. तो गुड्स गोइंग आउट ऑफ बिजनेस एट कॉस्ट always implies reduction in your purchase, reduction in your purchase expense. Goods going out from business at cost always implies reduction in purchase. तो ideally goods account की जगह purchase account हमें रिकॉर्ड करना चाहिए. Purchase बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? गुड्स जा रहा है सर, परचेज कम हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है. एंड एनी रिडक्शन इन एक्सपेंस मे बी ट्रीटेड एज इनकम. एनी रिडक्शन इन एक्सपेंस मे बी ट्रीटेड एज इंक्रीज इन इनकम. हम ऐसा बोल सकते हैं इनकम बढ़ रहा है या फिर एक्सपेंस कम हो रहा है. एंड एक्सपेंस कम करेंगे, एक्सपेंस कम करना है तो उसे क्रेडिट करेंगे. तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे सर? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. $3,000 to purchases account. Advertisement expense account debit to purchases account. Same way. Goods of rupees 4,000 taken away by owner for personal use. Goods of 4,000 were taken away by owner for personal use. If owner is taking away goods for personal use, we would say owner is withdrawing from business. Is owner withdrawing cash from business? पैसा लेके जा रहा है? नहीं सर, गुड्स लेके जा रहा है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ओनर कुछ भी बिजनेस में से लेके जाए तो हमें क्या मानना चाहिए? ये ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है सर? कुछ नहीं दिया है. वी जनरली टेंड टू मीन ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है सर. और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट वो तो अलग अकाउंट में रखना है ना हमको. कौन से अकाउंट में रखना है? ड्रॉइंग्स अकाउंट. ड्रॉइंग्स क्या है हमारे लिए सर? ओनर हमारे पास से पैसा लेके गया, गुड्स लेके गया, फ्यूचर में उसे पे करना पड़ेगा. रिसीवेबल फॉर अस इन फ्यूचर है. एसेट है सर. एसेट बढ़ रहा है, डेबिट करना है.
क्या लेके गया? गुड्स लेके गया। क्या ओनर बिजनेस में से गुड्स सेलिंग प्राइस पे लेके जाएगा? नो सर, ओनर बिजनेस में से गुड्स कॉस्ट पे ही लेके जाएगा, और ओनर बिजनेस में से गुड्स कॉस्ट पे लेके जाएगा, तो अगेन हम लोग बोलेंगे हमारा परचेज कम हो जाएगा, हमारा एक्सपेंस कम हो जाएगा। तो परचेज विच इज आर एक्सपेंस डिक्रीजेस, एक्सपेंस डिक्रीजेस, तो क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे। तो अगेन जर्नल एंट्री वी आर सपोज टू पास। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, drawings account debit to purchase account. Being withdrawn goods for personal use. Next, taken loan of rupees 12,000 from A. हमने मिस्टर ए से 12,000 का लोन लिया है। अच्छा, मिस्टर ए से लोन लिया है तो पैसा आ रहा है आपके पास, कैश मतलब एसेट, एसेट इंक्रीजेस, डेबिट करेंगे। और ये जो लोन मिस्टर ए से लिया है, उधार मिस्टर ए से लिया है, ये फ्यूचर में कभी ना कभी वापस तो देना ही पड़ेगा। इट इज पेएबल बैक टू मिस्टर ए इन फ्यूचर। एनीथिंग पेएबल इन फ्यूचर इज आर लायबिलिटी। तो एज लोन इज आर liability. Liability also increases. क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे सर, एंट्री पास हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। Next, interest on loan accruing during the year rupees 2,000, of which rupees 800 is paid. जो लोन हमने लिया था, ऑन दैट लोन ड्यूरिंग द ईयर कितना बेनिफिट हमें मिल चुका है, कितना इंटरेस्ट उसका अक्रू हो चुका है। सी, लोन लिया मतलब किसी और का पैसा यूज करने के लिए लिया, किसी और का पैसा, किसी और का प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, तो उसका कॉस्ट उसको पे करना पड़ेगा। किसी का पैसा यूज करने के बदले में जो कॉस्ट उसे पे करना है, दैट इज इंटरेस्ट। तो पूरे साल हमने लोन यूज किया है, पूरे साल वो लोन का पैसा यूज किया है, तो पूरे साल का कितना कॉस्ट उसको पे करना चाहिए? 2,000 सर। पे किया कितना है? 800 सर। अगर ड्यूरिंग द ईयर 800 पे किया है, तो ड्यूरिंग द ईयर पहले सोचते हैं क्या एंट्री पास किया? ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या एंट्री पास किया? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हो रही है यहां पे। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट। पे कर दिया है मतलब पैसा गया, कैश। एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट।
मतलब वो 800 रुपए, वो 800 रुपीज का इंटरेस्ट जो पे किया है, उसके लिए एंट्री क्या बनेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर एट द ईयर एंड, एट द ईयर एंड हम सोचेंगे इस पूरे साल में कितना इंटरेस्ट अक्रू हो गया था, 2000, कितना कॉस्ट, 2000 जितना कॉस्ट का बेनिफिट हमें मिल चुका था, तो 2000 इस साल का एक्सपेंस है, 2000 इस साल की बुक्स में रिकॉग्नाइज होना चाहिए, क्योंकि हमने 8000 पे किया है, अभी तक 8000 बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया है, तो बाकी का 1200 जो पे नहीं किया है वो एट द ईयर एंड बुक्स में लाना पड़ेगा। वो बाकी का 1200 हमारा खर्चा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट करेंगे। पे कर दिया क्या? नहीं सर, अनपेड है, तो अनपेड इंटरेस्ट अकाउंट लायबिलिटी है, पेबल इन फ्यूचर है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, क्रेडिट करेंगे। तो एट द ईयर एंड, एट द ईयर एंड हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू अनपेड इंटरेस्ट। तो हाउ टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। इससे पॉज करेंगे, कॉपी करेंगे, थॉरली रिवाइज करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन मूव अहेड। प्लीज पॉज। So friends, we have up to now seen how journal entries for various day-to-day transactions can be passed. कोई भी ट्रांजेक्शन ट्रेडर करता है, जो फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट जिसमें वो रिकॉर्ड करता है, दैट इज जर्नल। डे बुक बोलते हैं, बेसिक बुक ऑफ अकाउंट बोलते हैं। लेकिन जर्नल में रिकॉर्ड करके उसका अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा नहीं होता है। जर्नल में तो उसने फर्स्ट हैंड सारा इंफॉर्मेशन एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड किया है। नाउ फॉर एग्जांपल, उसे कोई भी पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल, उसे पता करना है थ्रू आउट द ईयर लैंडलॉर्ड को कितना रेंट उसने पे किया है। तो थ्रू आउट द ईयर जितनी भी एंट्रीज रेंट से रिलेटेड उसने पास की है, वो सब जगह, वो सारी की सारी एंट्रीज एक जगह असेंबल करनी पड़ेगी और उसे क्रोनोलॉजिकली एक जगह रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वो क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड कहां पे करेगा? इन एन अकाउंट। कहां पे करेगा? इन एन अकाउंट। तो जितनी भी आइटम्स जर्नल में उसने मेंटेन की है, रिकॉर्ड की है, वो सभी आइटम्स का वो एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेगा, जिसमें उस आइटम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वो एक जगह असेंबल करेगा। मतलब एक नहीं, ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स उसको मेंटेन करने पड़ेंगे। तो ये सारे अकाउंट्स जिस बुक में वो मेंटेन करता है, उस बुक को हम बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं उसको? लेजर। सर, व्हाट इज लेजर? इट्स अ टी शेप अकाउंट। इट्स अ टी शेप अकाउंट। हम लिखते जाते हैं। It's a T-shaped account where all information, all transactions of a particular item are assembled
and recorded systematically. The book which is known as an account. The book in which all such accounts are maintained. Book in which all such accounts are maintained is known as ledger. वो बुक जिसमें ऐसे सारे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेजर. तो व्हाट इज फॉर्मेट ऑफ अ लेजर अकाउंट? Format in which we are supposed to prepare ledger. Journal folio number, from which page of journal amount is being transferred here. तो फॉर ऑल आइटम्स रिकॉर्डेड इन जर्नल हम इस तरह का एक अकाउंट बनाते हैं जिसमें उस आइटम से रिलेटेड सारी एंट्रीज एक जगह असेंबल करते हैं. डेबिट एंट्रीज डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट एंट्रीज क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं. तो एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड थ्रू आउट द ईयर जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए वो यहां पे देखने को मिल जाएंगे आपको. और ऐसे बहुत सारे लेजर अकाउंट्स, क्योंकि जर्नल में बहुत सारी आइटम्स रिकॉर्ड की है, ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हम लोग मेंटेन करते हैं. वो सारे अकाउंट जिस बुक में मेंटेन करते हैं उस बुक को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट लेजर. क्लियर है? लेट्स टेक एन एग्जांपल. यू आर गिवन सर्टेन ट्रांजेक्शंस, आपको कुछ ट्रांजेक्शंस दिए हैं. ओपनिंग बैलेंस इन डेटर्स. डेटर्स मतलब जिनसे पैसा फ्यूचर में रिसीवेबल है, जिनको ऑन क्रेडिट बेचा है, हमने सेल किया है. ओपनिंग बैलेंस इन डेटर्स 50,000. Cash sales 10,000. Credit sales 40,000. Collection from debtors 35,000. Bad debts 200. Discount allowed 700. Sales return 1,500. Bills receivable drawn 3,000.
bills receivable collected, $2,000. So you are given information about a few transactions trader has done. कुछ ट्रांजेक्शन जो ट्रेडर ने किए थे उसका इंफॉर्मेशन दिया है, और ये सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डेटर्स अकाउंट। ये सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको डेटर का लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है। लेजर प्रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले जर्नल एंट्री, ये सभी ट्रांजेक्शन का सोच लेना चाहिए। व्हाट शुड बी जर्नल एंट्री फॉर ऑल दीज ट्रांजेक्शंस? बैलेंस, वो तो लास्ट ईयर जो हमने बुक्स में कैरी फॉरवर्ड किया था वो इस साल ब्रॉड फॉरवर्ड किया, तो दिस बैलेंस इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, वो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, उसका कोई एंट्री नहीं होगा। एंट्री सबसे पहले किसका होगा? कैश सेल्स। कैश सेल्स, दो एस्पेक्ट सोचो। कैश सेल्स मतलब गुड्स गया, कैश आया। कैश एसेट है, एसेट इंक्रीजेस तो डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट 10,000। गुड्स गया मतलब सेल हुआ, सेल्स इनकम है, इनकम इंक्रीजेस, क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। सेम वे क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स मतलब अगेन गुड्स आर गोइंग आउट, गुड्स जा रहा है, सेल हो रहा है, सेल इनकम है, क्रेडिट होगा। पैसा आ गया क्या? नहीं सर, पैसा फ्यूचर में मिलेगा, रिसीवेबल इन फ्यूचर है। रिसीवेबल इन फ्यूचर है तो जिससे मिलेगा उसका नाम याद रखना है। फ्यूचर में जिससे पैसा मिलने वाला है, फ्यूचर में जिससे पैसे मिलेंगे वो कौन है अपने लिए? ही इज आवर डेटर सर। तो डेटर का नाम याद रखना है। डेटर एसेट है, एसेट इंक्रीजेस इसलिए डेबिट होगा। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से पैसा मिला है, पैसा मिला है मतलब कैश आ रहा है, कैश मतलब एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट 35,000। एंड डेटर जिससे फ्यूचर में पैसा मिलना बाकी था, रिसीवेबल था, एसेट है। अगर उसने पैसा दे दिया मतलब हमारा एसेट कम हो गया ना, फ्यूचर में जो अमाउंट रिसीवेबल है वो रिड्यूस हो गया ना। तो डेटर विच इज एसेट नाउ डिक्रीजेस, एसेट डिक्रीज, क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बैड डेट्स, बैड डेट क्या होता है फ्रेंड्स? कुछ ऐसे डेटर्स थे, हो सकता है बैंकरप्ट हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, हो सकता है उनका वेयरअबाउट्स नहीं पता है। इन नटशेल बोल सकते हैं उनसे जो पैसा मिलने वाला था अब वो इरिकवरेबल हो गया है। उनसे जो पैसा मिलने वाला था वो इरिकवरेबल हो गया है, मतलब ये जो फ्यूचर बेनिफिट रिसीवेबल था वो नहीं मिलेगा क्योंकि एसेट डिस्ट्रॉय हो गया है, लॉस हो गया। ये वो एक्सपेंस जो पे कर दिया है, बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला था, बट इफ दैट एसेट गेट्स डिस्ट्रॉयड तो वो बेनिफिट अब फ्यूचर में नहीं मिलेगा, मतलब उसे हम अपना लॉस मान लेंगे। तो व्हाट इज बैड डेट फॉर अस? बैड डेट इज आवर लॉस। एक्सपेंस डेबिट होगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट 200।
और डेटर जो अपना एसेट था, क्या वो एसेट रहा? नहीं सर, तो एसेट डिक्रीज हो गया, एसेट डिक्रीज हो गया, तो डेटर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड. बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. डिस्काउंट अलाउड, सेम वैसे ही हमारे कुछ डेटर्स थे जिनको थोड़ा डिस्काउंट अलाउ किया, मतलब जिनको अलाउ किया टू पे लेस, जिनको अलाउ किया टू पे लेस, मतलब ये डिस्काउंट हमारे लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ सर, कम पैसा मिल रहा है, डिस्काउंट एक्सपेंस हुआ तो डेबिट करेंगे. एक्सपेंस एंड एसेट ऑलवेज आर डेबिटेड, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 700. और ये डिस्काउंट के कारण अपना एसेट कम हो गया. ये डिस्काउंट के कारण कौन सा एसेट कम हो गया? डेटर कम हो गए, क्योंकि हमने डेटर्स को अलाउ किया टू पे लेस, मतलब अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम डेटर रिड्यूस हो गया ना. अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम डेटर कम हो गया, डेटर्स कम हो गए, एसेट कम हो गया, तो क्रेडिट करेंगे. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. सेल्स रिटर्न सर, सेल्स रिटर्न मतलब जो गुड्स बेचा था वो गुड्स वापस आ रहा है, गुड्स आ रहा है अपने पास, गुड्स हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीजेस डिफरेंटली. हमने जब गुड्स बेचा था सेल्स को अपना इनकम माना था, करेक्ट. गुड्स अगर रिटर्न कर दिया है कस्टमर्स ने, सेल रिटर्न हो गया है, तो कैन वी से हमारा इनकम रिड्यूस हो गया है, और इनकम कम होगा तो उसे डेबिट करेंगे. इफ इनकम रिड्यूसेस वी विल डेबिट दैट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट. एंड अगर कस्टमर ने, अगर डेटर ने गुड्स वापस दे दिया, तो अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम दैट डेटर अगेन रिड्यूस हो जाएगा, उससे जो पैसा मिलने वाला था वो कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा, तो डेटर अकाउंट क्रेडिट करेंगे, एसेट डिक्रीजेस. बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन. लिस्ट ऑफ एसेट्स में हमने डिस्कस भी किया था. बिल रिसीवेबल क्या है? फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है सर. हमारा डेटर हमसे क्रेडिट पीरियड मांगता है, तो हम एक लीगल डॉक्यूमेंट पे, लीगल पीस ऑफ पेपर पे उसको एक ऑर्डर लिख के सेंड करते हैं कि आप इतने टाइम के बाद हमें इतना पैसा पे करने का कमिटमेंट दे रहे हो. डेटर उस पे साइन करके हमें वापस देता है, तो वो लीगल डॉक्यूमेंट अब हमारे लिए क्या हो जाता है? बिल रिसीवेबल. एक एक्सटेंडेड चेक है, ऐसा बोल सकते हैं हम. अगर हमने बिल डेटर पे ड्रॉ किया है, तो अब वो डेटर हमारा डेटर नहीं रहेगा, अब वो बिल हमारी एसेट हो जाएगी. सर वापस, वो डेटर अब हमारा डेटर नहीं रहेगा, ये बिल रिसीवेबल अब अपनी एसेट हो जाएगी. मतलब बिल रिसीवेबल नाम का एसेट इंक्रीजेस, डेटर नाम का एसेट डिक्रीजेस. बिल रिसीवेबल नाम का एसेट इंक्रीजेस मतलब डेबिट, डेटर डिक्रीजेस मतलब क्रेडिट. तो एंट्री क्या हो जाएगा? एंट्री विल बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. सेम वे, ये जो बिल रिसीवेबल नाम का एसेट था, दिस इज बीइंग कलेक्टेड, उसका पैसा मिल गया है. बिल रिसीवेबल नाम के एसेट का पैसा मिल गया है, पैसा मिल गया है तो कैश आ रहा है, कैश इंक्रीजेस, एसेट इंक्रीजेस, तो कैश अकाउंट डेबिट. कैश अकाउंट डेबिट. और वो बिल रिसीवेबल जिसका पेमेंट अब मिल चुका है, वो बिल रिसीवेबल जिसका पैसा मिल गया है, क्या वो अभी भी अपनी एसेट है? नो सर, पेमेंट हो गया तो नाउ मनी इज नो लॉन्गर रिसीवेबल, तो एसेट डिक्रीजेस. विच एसेट डिक्रीजेस? बिल रिसीवेबल नाम की एसेट डिक्रीजेस.
तो कैश अकाउंट डेबिट 2000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो फॉर ऑल दी गिवन ट्रांजेक्शंस, ये जितने भी ट्रांजेक्शंस दिए थे हमने उसका जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर कर लिया है। अब देखते हैं ये सभी जर्नल एंट्रीज को लेजर में कैसे ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्रीज इनटू अ लेजर अकाउंट को हम बोलते हैं पोस्टिंग इनटू लेजर। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग इनटू लेजर। तो ये सभी जर्नल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट कैसे किया जाता है, लेट अस लुक एट दैट। आप लोग पॉज करके इतना कॉपी कर लेंगे। आई एम गोइंग टू इरेज दिस। So we have prepared a debtors account, a ledger account for debtors. Debtors friends अपनी asset है, और अगर ये asset है तो इसका opening debit balance होगा. Assets are always debit. तो to start with हम सबसे पहले opening balance record करेंगे. To balance BD मतलब brought down 50,000. सी ये कौन सा अकाउंट है? डेटर्स अकाउंट है सर। तो डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? उसके सामने क्या क्रेडिट हुआ। डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड करेंगे? उसके सामने क्या क्रेडिट हुआ। जो भी क्रेडिट होता है उसके पहले टू रिकॉर्ड होता है ना, अमाउंट इज ओइंग टू दैट अकाउंट। तो उसके सामने क्या क्रेडिट हुआ वो यहां रिकॉर्ड करेंगे। सेम वे डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड मतलब डेटर क्रेडिट हो रहा है, तो डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख रहे हो मतलब डेटर को क्रेडिट कर रहे हो। तो यहां रिकॉर्ड क्या करना है? उसके सामने क्या डेबिट हो रहा है, उसके सामने क्या डेबिट हो रहा है। तो डेबिट कुछ भी होता है उसके पहले हम क्या लिखते हैं? बाय। अमाउंट इज ओइंग बाय दैट अकाउंट, उस अकाउंट से पैसा लेना है। करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स मतलब इसका पोस्टिंग कहां पे होगा? दो जगह होगा सर, कैश अकाउंट में होगा, सेल्स अकाउंट में होगा। हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग नहीं होगा। नेक्स्ट एंट्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट डेबिट हो रहा है मतलब डेटर्स अकाउंट में हम पोस्टिंग करेंगे ऑन डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट, जो भी उसके सामने क्रेडिट हुआ 40,000। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डेटर्स अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करेंगे बाय कैश अकाउंट, जो उसके सामने डेबिट हुआ। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अगेन डेटर्स क्या हो रहा है? क्रेडिट, मतलब डेटर्स अकाउंट में पोस्टिंग किस तरफ होगा? क्रेडिट साइड। उसके सामने क्या डेबिट हुआ? बैड डेट बाय बैड डेट अकाउंट। वापस डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड, उसके सामने क्या डेबिट हुआ? बाय डिस्काउंट अकाउंट। सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। अगेन डेटर्स क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड,
बाय सेल्स रिटर्न। बिल रिसीवेबल टू डेटर्स, तो अगेन इन डेटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कलेक्ट किया, कैश टू बिल्स रिसीवेबल। सर इसमें डेटर अकाउंट तो है ही नहीं, तो ये जर्नल एंट्री डेटर अकाउंट में पोस्ट नहीं होगा। दिस वोंट बी पोस्टेड इन डेटर्स अकाउंट। डेबिट साइड का टोटल 90,000। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेबिट साइड का टोटल दोनों साइड लिखेंगे, माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 238, 39, 40,400, 49,600, टोटल इज 49,600। मतलब इतना बैलेंस अभी डेटर्स में बच गया है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और जब नेक्स्ट पीरियड का, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, अगेन हम लोग शो करेंगे ऑन अपोजिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे हमने ओपनिंग बैलेंस शो किया है, लास्ट ईयर ये बैलेंस कैरिड डाउन हुआ था, इस साल ये हमने ब्रॉट डाउन किया है। आई होप समझ में आया डेटर्स अकाउंट। पॉज करेंगे एंड कॉपी करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट। जो भी ट्रांजैक्शंस आपको दिए हैं, यू नीड टू प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट विद द हेल्प ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस। ओपनिंग बैलेंस इन क्रेडिटर्स 40,000, क्रेडिट परचेज 50,000, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 45,000, परचेज रिटर्न 9,000, discount received 3,000, check given to creditors 4,000, bills accepted, we have accepted bills of 10,000 from our creditors. तो फॉर दीज ट्रांजेक्शन्स हमको पहले क्या करना है, ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं हमको पहले सबके लिए जर्नल एंट्रीज फॉर्म करना है। स्टार्ट थिंकिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज। ओपनिंग बैलेंस, जैसा लास्ट क्वेश्चन में देखा था, लास्ट ईयर जो बैलेंस कैरी डाउन किया था दैट इज ब्रॉट डाउन इन दिस ईयर। ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ये बचा हुआ बैलेंस क्रेडिटर्स अकाउंट में है। क्रेडिट परचेज एस्पेक्ट सोचिए, क्रेडिट परचेज, परचेज किया है अपना एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब डेबिट। क्रेडिट परचेज है, पैसा दे दिया कि देना बाकी है? बाकी है सर। किसको देना बाकी है? क्रेडिटर्स को।
लायबिलिटी बढ़ रहा है, क्रेडिट। एंट्री क्या बन जाएगा? परचेज एक्सपेंस है, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000। क्रेडिटर्स पैसा देना बाकी है, लायबिलिटी इंक्रीजेस, क्रेडिट। करेक्ट सर। नेक्स्ट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। हमने क्रेडिटर्स को पैसा दिया है, क्रेडिटर्स को पैसा दिया है मतलब क्रेडिटर्स की तरफ जो लायबिलिटी है वो कम हो रहा है, लायबिलिटी डिक्रीजेस, लायबिलिटी डिक्रीजेस तो इट विल बी डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। एंड कैश गोज आउट, कैश गोज आउट मतलब एसेट डिक्रीजेस, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेमेंट टू क्रेडिटर्स के बाद परचेज रिटर्न, हमने पहले भी डिस्कस किया, परचेज रिटर्न, परचेज हमारा एक्सपेंस है तो परचेज रिटर्न हमारे एक्सपेंस को कम करता है, इट रिड्यूसेस आवर एक्सपेंस, एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। एंड अगर हमने गुड्स रिटर्न कर दिया है सप्लायर्स को, क्रेडिटर्स को, तो जो अमाउंट पेएबल टू क्रेडिटर्स है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। अमाउंट पेएबल टू क्रेडिटर्स अपना लायबिलिटी है, लायबिलिटी डिक्रीज होगा, डेबिट करेंगे, लायबिलिटी डिक्रीज हुआ तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। एंड एक्सपेंस डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट टू परचेज रिटर्न। डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब हमारे क्रेडिटर्स अलाउ कर रहे हैं हमें टू पे लेस, क्रेडिटर्स हमको अलाउ कर रहे हैं कम पैसा देने के लिए, तो हम अगर क्रेडिटर्स को कम पैसा पे करेंगे इट इज इनकम फॉर अस, इनकम क्रेडिट होगा। एंड अगर क्रेडिटर्स ने कम पेमेंट देने के लिए अलाउ किया है तो अमाउंट पेएबल टू क्रेडिटर्स हमारा लायबिलिटी वो भी कम हो जाएगा, लायबिलिटी डिक्रीजेस, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या पास करेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी डिक्रीजेस टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। Check given to creditors. Again, this is payment given to creditors. If payment is given to creditors, amount payable to creditors, liability decrease होगा, liability decrease होगा तो डेबिट करेंगे, creditors account debit. एंड चेक दिया है तो बैंक बैलेंस भी कम हो जाएगा ना, बैंक बैलेंस अपना एसेट है, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, एसेट डिक्रीजेस तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल एक्सेप्टेड, अब हमारा क्रेडिटर हम पे बिल ड्रॉ कर रहा है, क्रेडिटर हम पे बिल ड्रॉ कर रहा है जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो सेम वैसे ही सोचेंगे, क्रेडिटर ने हम पे बिल ड्रॉ किया तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी था, जैसे ही उसने बिल ड्रॉ किया अब वो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी नहीं रहेगा, अब वो बिल पेएबल हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। इंस्टेड ऑफ क्रेडिटर बिल्स पेएबल विल बी नाउ आवर लायबिलिटी, तो क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, बिल्स पेएबल नाम की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीजेस एंड लायबिलिटी इंक्रीजेस। विच लायबिलिटी डिक्रीजेस? क्रेडिटर, लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। विच लायबिलिटी इंक्रीजेस? बिल्स पेएबल का लायबिलिटी इंक्रीजेस टू बिल्स पेएबल। तो ये जितने भी ट्रांजैक्शंस दिए थे हमने उनका जर्नल एंट्री पास किया। अब देखते हैं हाउ टू पोस्ट देम, हाउ टू पोस्ट दीज जर्नल एंट्रीज इनटू क्रेडिटर्स अकाउंट।
क्रेडिटर्स अकाउंट में ये सारी जर्नल एंट्रीज कैसे पोस्ट की जाएंगी? We are preparing creditors account, friends. Creditors. We are preparing creditors account, friends. Creditors liability है. Liability मतलब इसका opening credit balance होगा. Opening balance in creditors is 40,000. Look at the first entry. Purchase account debit to creditors. You are crediting creditors account. मतलब क्रेडिटर्स का जो अकाउंट है उसमें पोस्टिंग किस तरफ करना है? क्रेडिट साइड. लेकिन क्रेडिट साइड लिखना क्या है? उसके सामने क्या डेबिट हुआ? बाय परचेज अकाउंट. बाय परचेज अकाउंट 50,000. नेक्स्ट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश. क्रेडिटर्स डेबिट हो रहा है तो पोस्टिंग विल बी ऑन डेबिट साइड. डेबिट साइड क्या लिखेंगे? उसके सामने क्या क्रेडिट हुआ? टू कैश. क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न. अगेन क्रेडिटर्स डेबिट हो रहा है तो क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड टू परचेज रिटर्न. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट. तो फ्रेंड्स क्रेडिटर्स में डेबिट साइड टू डिस्काउंट. Creditors account debit to bank. Debit side to bank. And then last, creditors account debit to bills payable. To bills payable account. Find out the total. So 19,000 is the closing balance, remaining balance left in creditors account, which will be carried down in this year and brought down like opening balance in next year. So please copy. Next question. Prepare a fixed asset account for following transactions.
opening balance in fixed asset. Rupees 50,000. Purchase of fixed asset. Sold fixed asset of book value rupees 20,000 for 15,000. Sold fixed asset of book value rupees 12,000 for 15,000. Depreciation on fixed asset. Rupees 20,000. So with the help of this information, these transactions, हमको again सबसे पहले क्या करना है? We need to prepare journal. For first opening balance, again we are not supposed to pass any journal entry. Fixed assets purchased, asset purchased मतलब asset increases, तो fixed asset account debit. Fixed asset account debit 1 lakh. And cash is paid. Cash मतलब asset decreases to cash account 1 lakh. Fixed asset account debit to cash. Now we have sold fixed asset of book value 20,000 for 15,000. ऐसा फिक्स्ड एसेट जिसका बुक वैल्यू 20,000 था, हमने 15,000 में बेचा है. हाउ टू लुक एट दिस? हमने फिक्स्ड एसेट जिसका बुक वैल्यू 20,000 था, उसका वैल्यू 5,000 कम किया. वापस फिक्स्ड एसेट जिसका बुक वैल्यू 20,000 था, उसका वैल्यू 5,000 कम किया और फिर उसे बेचा है. तो दो ट्रांजैक्शन हो गए. फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम हुआ, फिक्स्ड एसेट सेल हुआ. पहले सोचते हैं फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम हुआ, उसका एंट्री क्या देंगे? सर फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम हुआ तो एसेट डिक्रीजेस, फिक्स्ड एसेट क्रेडिट होगा. और ये जो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट है, कैन आई से दैट इज योर लॉस. ये जो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट है वो आपका लॉस है, एंड लॉस शुड बी डेबिटेड. तो एंट्री क्या बन जाएगा? लॉस ऑन सेल of fixed asset, loss on sale of fixed asset account debit to fixed asset account. Loss on sale of fixed asset account debit to fixed asset account. And after reducing its value, you are selling your fixed asset. आप फिक्स्ड एसेट बेच रहे हो तो कैश कम्स इन. कैश मतलब एसेट इंक्रीजेस, कैश अकाउंट डेबिट, एंड फिक्स्ड एसेट डिक्रीजेस टू फिक्स्ड एसेट. I could have passed the combined entry. मैंने ये दोनों को कंबाइन करके एक एंट्री दे दिया होता, कैश डेबिट, लॉस डेबिट टू फिक्स्ड एसेट. बट क्योंकि हमको लेजर प्रिपेयर करना है, रिमेंबर दिस फ्रेंड्स, कभी भी कंपाउंड एंट्री का पोस्टिंग लेजर में नहीं होता है. कंपाउंड एंट्री इज नेवर पोस्टेड टू लेजर. लेजर में तो हमेशा सिंपल एंट्री का ही पोस्टिंग होता है. We need to only post simple entry to ledger, not a compound entry, not a combined entry. तो इसीलिए हमने दो सेपरेट एंट्रीज पास किया. सेम वे फिक्स्ड एसेट जिसका बुक वैल्यू 12,000 था, हमने 15,000 में बेचा. सेम वैसे ही दो पार्ट में सोचेंगे.
फिक्स्ड एसेट जिसका वैल्यू 12 था, हमने पहले बढ़ा के 15 किया। फिक्स्ड एसेट का वैल्यू इंक्रीज किया, बढ़ा के 15,000 किया, और फिर उसे 15,000 में बेचा है। तो पहले फिक्स्ड एसेट का वैल्यू इंक्रीज किया, उसका एंट्री क्या देंगे सर? फिक्स्ड एसेट इंक्रीजेस, तो डेबिट करेंगे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट। फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कितना इंक्रीज किया? 3,000। एंड दिस 3,000 विच इज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, बोल सकते हैं हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। दिस इज नथिंग बट प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। एंड देन आफ्टर इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू, हमने ये फिक्स्ड एसेट बेचा है। टू सेल दिस फिक्स्ड एसेट, एंट्री क्या हो जाएगा? कैश कम्स इन, एसेट इंक्रीजेस, कैश अकाउंट डेबिट, एंड टू फिक्स्ड एसेट डिक्रीजेस। Then depreciation on fixed asset. Next transaction is depreciation on fixed asset. Sir, what is depreciation? Depreciation क्या है? Simple. It is reduction in value of your asset due to usage. See, इन सभी terms का meaning at length in detail हम इनके respective topics में पढ़ेंगे, chapters में पढ़ेंगे. But for the time being, it is reduction in value of fixed asset due to usage. आपने एक मशीनरी परचेज किया या एक फर्नीचर परचेज किया एंड यू कीप ऑन यूजिंग इट, स्टिल उसका वैल्यू उतना ही रहेगा क्या? नहीं सर, ड्यू टू यूसेज उसका वैल्यू डे बाय डे रिड्यूस होता जाएगा। तो दैट रिडक्शन विच इज देयर इन वैल्यू ऑफ एसेट, वो रिडक्शन जो आपकी एसेट की वैल्यू में हो रहा है, उसे यूज करने के कारण दैट इज डेप्रीसिएशन। तो कैन वी से डेप्रीसिएशन इज आवर एक्सपेंस? बेनिफिट डिराइव कर लिया, depreciation is our expense, so depreciation is to be debited, and fixed asset decreases, fixed asset is to be credited. Entry depreciation account debit, depreciation account debit 20,000 to fixed asset account. Depreciation account debit to fixed asset account. Let us now prepare fixed asset account. Ledger for fixed asset. If you are preparing ledger for fixed asset again asset है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ओपनिंग बैलेंस 50,000. देन वी आर परचेजिंग फिक्स्ड एसेट, एंट्री पास किया फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे टू कैश. लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट टू एसेट, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. कैश टू फिक्स्ड एसेट, तो अगेन फिक्स्ड एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड
बाय कैश। फिर फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कैश टू फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कैश। फाइनली डेप्रीसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड शो करेंगे बाय डेप्रीसिएशन। तो टोटल कीजिए, $98,000 डिफरेंस आता है, तो 98,000 इज नथिंग बट क्लोजिंग बैलेंस इन फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अच्छा, कोई पूछे ये 98,000 क्रेडिट साइड बैलेंस लिखा है आपने, इज इट क्रेडिट बैलेंस? नो। इन अ लेजर अकाउंट हमेशा जिस तरफ का टोटल ज्यादा है उस तरफ का बैलेंस माना जाता है, जिस तरफ ब्रॉड डाउन किया है उस तरफ का बैलेंस माना जाता है। डिफरेंस क्रेडिट साइड आ रहा था तो आपने बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड लिखा है, बट दिस इज नॉट क्रेडिट बैलेंस, दिस इज डेबिट बैलेंस। तो जिस तरफ का टोटल ज्यादा है हमेशा उस तरफ का बैलेंस इन अ लेजर अकाउंट माना जाएगा। क्लियर है? पॉज करेंगे, कॉपी करेंगे दिस एग्जांपल एंड देन विल मूव अहेड। फ्रेंड्स, तो अप टू नाउ हम बोल सकते हैं यू आर क्लियर विथ व्हाट इज जर्नल, व्हाट इज लेजर, डे टू डे ट्रांजेक्शंस कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। एट द ईयर एंड ट्रायल बैलेंस बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, ट्रेडर थ्रू आउट द ईयर जो भी ट्रांजेक्शंस करता है सबसे पहले उसकी बेसिक बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करता है, दैट इज जर्नल। लेकिन सारे ट्रांजैक्शंस जर्नल में ही सीधा रिकॉर्ड नहीं करता है। सारे के सारे ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड करेगा तो थोड़ा सोच के देखो, इन बिग बिजनेस हाउसेस देयर आर न्यूमरस ट्रांजैक्शंस, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, और क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एक ही बुक ऑफ जर्नल मेंटेन करेगा तो इट विल बी अ वेरी बल्की बुक, और वो मेंटेन करने का पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो वो क्या करता है, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस ही इज एंटरिंग इनटू, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस जो वो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से सभी ट्रांजेक्शंस को अलग अलग बेसिक बुक्स में डिवाइड कर देगा, अलग अलग बेसिक बुक्स में डिवाइड कर देगा। मतलब बहुत कम एंट्रीज अब वो जर्नल में रिकॉर्ड करेगा, हर एक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए एक अलग बुक बना देगा। तो ये डिवीजन ब्रॉडली कैसे होता है, हाउ इज दिस डिवीजन जनरली डन? ये जो दूसरी बुक्स होती है, ये जो अलग अलग बुक्स होती है जो असिस्ट कर रही है इन प्रिपरेशन ऑफ जर्नल, ये सभी बुक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम सब्सिडरी बुक्स, वी कॉल देम सब्सिडरी बुक्स। क्या सब्सिडरी बुक्स सेकेंडरी बुक्स ऑफ एंट्री है? नो सर, वो भी हमारी बेसिक प्राइम बुक ऑफ एंट्री है। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होगा? सब्सिडरी बुक्स में। सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर्ड नहीं है तो कहां रिकॉर्ड होगा? जर्नल में। सर सब्सिडरी बुक्स कैसे प्रिपेयर होगी, कौन कौन सी प्रिपेयर होगी? जनरली दिस क्लासिफिकेशन इज एज अंडर: all transactions, all I would say credit transactions. बेसिक डिविजन अपने ट्रांजेक्शंस का वो कैसे करेगा? तो हमको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस, कैश एंड
क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो जितने भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को फर्दर क्लासिफाई करेगा एज दोज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू गुड्स, which are related to goods, and those credit transactions which are not related to goods. क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जो गुड से रिलेटेड हैं और वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जो गुड से रिलेटेड नहीं है। वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जो गुड से रिलेटेड हैं, वो गुड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कौन कौन से हैं? परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड टू गुड्स हैं उनके लिए वो अलग अलग बुक्स, डे बुक्स बनाना स्टार्ट करेगा, डे बुक्स बनाना स्टार्ट करेगा, लाइक परचेज बुक, लाइक सेल्स बुक, लाइक परचेज रिटर्न बुक, like sales return book। सर ये बुक्स में क्या रिकॉर्ड होगा? एक बार वापस, परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? सारी परचेजेस? नो सर, सारी परचेजेस नहीं। परचेज बुक में हम सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे सर? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे सर? ओनली एंड ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। क्रेडिट परचेज रिटर्न्स, क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स। सर उसने कोई एसेट ऑन क्रेडिट बेचा है, एसेट क्रेडिट पे बेचा है, क्या वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा? नो सर, हमको और खाली क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करना है। किससे रिलेटेड? गुड से रिलेटेड। क्रेडिट सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स। तो ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू गुड्स, उसके लिए हर एक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए अलग डे बुक मेंटेन कर देगा वो। जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड बाय हिम इन अ सेपरेट बुक। सारे कैश ट्रांजैक्शंस कहां रिकॉर्ड करेगा? एक सेपरेट बुक में, कॉल्ड कैश बुक। All cash transactions will be recorded in a separate book called cash book, and those transactions which are neither cash, जो कैश नहीं है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है लेकिन गुड से रिलेटेड नहीं है, खाली वो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस अब वो रिकॉर्ड करेगा इन अ बुक कॉल्ड जर्नल। क्योंकि अब जर्नल में सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड नहीं हो रहे, only some specific transactions are recorded, we will say this is journal proper। क्योंकि खाली selected transactions रिकॉर्ड हो रहे हैं, हम लोग बोलेंगे ये अब हमारे लिए क्या है? जर्नल प्रॉपर। तो इन सिंपल वर्ड्स हम बोल सकते हैं जर्नल प्रॉपर में कौन से ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होंगे? दोज ट्रांजेक्शंस which are not recorded in any other subsidiary book। वो ट्रांजैक्शन जो किसी भी दूसरी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होते, वो ट्रांजैक्शंस हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर में सर। क्लियर है? तो ऑल कैश ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। All credit transactions which are related to goods, different day books like purchase book, sales book, returns book, those credit transactions which are related to goods will be recorded in separate, which are not related to goods will be recorded in separate journal proper। Now friends, when I talk of cash book, say I purchased goods and gave payment in check,
I purchased goods and gave the payment by check. Is it a cash transaction? गुड्स खरीदा, एक्सचेंज में कैश नहीं दिया, चेक दिया. सर, चेक इज एज गुड एज कैश. तो एनी पेमेंट रिसीव्ड और एनी पेमेंट गिवन बाय चेक और थ्रू चेक इज ऑल्सो आर कैश ट्रांजेक्शन. लेकिन सर, क्या कैश और बैंक का कंबाइंड अकाउंट बनता है? नहीं, सेपरेट अकाउंट बनता है. और इसीलिए हम लोग जब कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या रिकॉर्ड होगा? व्हाट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक? ऑल कैश ट्रांजेक्शंस. All cash transactions. When we are preparing cash book can be prepared in various ways. बहुत अलग अलग तरीके से बन सकता है. It can be one columnar cash book. Format is exactly that of ledger. Ledger के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें हम खाली एक ही कॉलम प्रिपेयर करते हैं, that is cash column. There can be two columnar cash book. टू कॉलमनर मतलब दो अमाउंट के कॉलम प्रिपेयर करते हैं, टू अमाउंट कॉलम्स, विच कैन बी कैश एंड बैंक कॉलम, अ कॉलम फॉर कैश एंड बैंक सेपरेटली, और वी मे प्रिपेयर अ थ्री कॉलमनर कैश बुक. थ्री कॉलमनर कैश बुक. सर, अब तीसरा कॉलम कौन सा? कैश, बैंक, एंड थर्ड कॉलम वुड बी ऑफ डिस्काउंट. सर, हाउ इज दिस कैश बुक प्रिपेयर्ड? व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक? कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है? हम लोग खाली देखते हैं. Three amount columns will be there, one for cash, other for bank, and third for discount. टू कॉलमनर है तो दो ही अमाउंट कॉलम होंगे, कैश एंड बैंक. वन कॉलमनर है तो एक ही अकाउंट, एक ही कॉलम होगा, कैश. Receipts and payment side. There are two sides, receipts and payment side. बहुत सिंपल लॉजिक है ये कैश बुक मेंटेन करने का. कुछ भी पेमेंट हमको मिलता है, कैश मिल रहा है ड्यू टू कैश सेल्स, कलेक्शन हो रहा है डेटर से, कोई भी इनकम हमको मिल रहा है, सब रिसीट साइड रिकॉर्ड होगा. कुछ भी पैसा जा रहा है हमारे पास से, एक्सपेंस पे कर रहे हैं, परचेज फॉर कैश कर रहे हैं, पेमेंट्स दे रहे हैं, पेमेंट साइड. बैलेंसिंग विल बी योर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक. क्लियर है? स्ट्रक्चर ऑफ डे बुक्स आई होप समझ में आया आप लोग को. आप लोग ये कॉपी करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, एंड फोक्स दैट्स इट फॉर बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स. द वेरी बेसिक्स. अगर खाली ये बेसिक्स क्लियर है, आप लोग को लगा होगा काफी जगह नई नई चीजें आपने सीखी है, काफी सारी चीजें पहले से पढ़ी भी थी, लेकिन ये बेसिक्स रिवाइज करना बहुत जरूरी था, क्योंकि पूरा का पूरा अकाउंट्स का बिल्डिंग यही बेसिक्स पे डिपेंड करेगा. इफ दीज बेसिक्स आर थॉरली क्लियर, आई एश्योर यू आपको अकाउंट्स में आगे कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो रिवाइज द बेसिक्स वेरी थॉरली, एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी गोइंग इनटू चैप्टर्स. सो कॉपी and revise thoroughly, friends. See you.